गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। क्विकली बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? गुड इवनिंग योगिता, गुड इवनिंग साई। जल्दी जल्दी बोलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। जल्दी 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 टाइप करके बताइए। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन। चलो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। पहला बात, रिवीजन जो है हम अपने चार्ट बुक वर्जन 7 से करेंगे। आई होप आप लोगों ने चार्ट बुक वर्जन 7 आपके पास होगा, या फिर हो सकता है कि पुराना चार्ट बुक आपके पास है। अगर पुराना चार्ट बुक है तो भी चलेगा, और कोई टीचर का अगर रिवीजन मटेरियल है तो भी चलेगा। बाबा, रिवीजन रिवीजन होता है, चाहे कोई भी मटेरियल से करिए आप। अगर आपने पहले आईडीटी पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली समझ पाओगे। डन सर। तो अगर आपके यहाँ चार्ट बुक वर्जन 7 है तो भी वेरी गुड, चार्ट बुक वर्जन 7 नहीं, पुराना चार्ट बुक है तो भी चलेगा। अगर अगर कोई और टीचर का मटेरियल है, समरी मटेरियल, तो वो भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन एक काम करिएगा, एक पेन अपने साथ रखिएगा, कुछ भी एडिशनल पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो क्विकली उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। आई होप आप लोगों ने जो स्टैट्यूटरी अपडेट का मटेरियल है वो डाउनलोड कर लिया होगा। अगर स्टैट्यूटरी अपडेट का मटेरियल डाउनलोड नहीं किया है तो ये स्टैट्यूटरी अपडेट का मटेरियल अलॉन्ग विद क्रक्स मैंने प्रिपेयर किया है, जो rameshsoni.com फ्री रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा। तो आपको rameshsoni.com में जाना है, फ्री रिसोर्सेज मे 22 के फोल्डर में जाना है। जब आप मे 22 के फोल्डर में जाओगे तो आपको ये अमेंडमेंट मटेरियल वहां मिल जाएगा। डन सर, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद, अगर सर मैं आपका स्टूडेंट हूं तो क्या मैं रिवीजन देख सकता हूं? यस बाबा, आप देख सकते हो 100%। आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप रिवीजन देख सकते हो। सर मैंने बहुत पहले आईडीटी पढ़ा था। एक बच्चा बोल रहा है सर आई स्टडीड आईडीटी 6 to 7 months एगो। मतलब आपने 6-7 महीने पहले पढ़ा था। बाबा, अगर आप 1 साल पहले भी पढ़े हो आईडीटी, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टेंशन मत लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए और रिवीजन को एंजॉय कीजिए। चलिए, अब इतना बोलने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन से। क्विकली आ जाइए अपने चार्ट बुक में, अगर आपके पास चार्ट बुक है। चलिए, जो सीक्वेंस रहेगा रिवीजन का वो रहेगा कि हम पहले जीएसटी इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे और इसी सीक्वेंस में जाएंगे जो चार्ट बुक के इंडेक्स में लिखा हुआ है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए पहले पहले चार्ट में आ जाइए, रिवीजन शुरू करते हैं। जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं आपको एबीसी एनालिसिस भी बोलते हुए चलूंगा हर एक चैप्टर का। अलॉन्ग विद दैट, जब भी हम एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मैं आपको उस चैप्टर में कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी बोलते हुए चलूंगा। तो टेंशन मत लीजिए, बस आराम से रिलैक्स हो जाइए और रिवीजन एंजॉय कीजिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये पहला पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, सी ग्रेडेड चैप्टर है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 मार्क्स इन द एग्जाम। मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर आएगा तो 1 मार्क, 2 मार्क या 3 मार्क मैक्सिमम इस चैप्टर से आ सकता है। सी ग्रेडेड चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहला जो पॉइंट है यहां पे ये बोल रहा है आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12A। आर्टिकल नंबर 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 12A जीएसटी को डिफाइन करता है और वो बोलता है जीएसटी मींस एनी टैक्स, जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब जीएसटी एक टैक्स है ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, ऑन सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। डन सर। उसके बाद बोला गया है जीएसटी मींस एनी टैक्स। अब टैक्स क्या होता है सर? टैक्स मींस ए कंपलसरी पेमेंट, और ये पेमेंट जो आप करते हो ये अंडर एन एक्ट करते हो, और ये करते हो टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको वेरियस पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, इसीलिए आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बाबा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि बाबा एट फाइनल लेवल वो आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस नहीं पूछेंगे। फिर भी चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स टैक्स पेयर पे होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स इंपोज होगा और मेरे ही पॉकेट से जाता है वो। डायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन ए टैक्स पेयर, वो पर्सन पे इंपोज होता है, उसकी सैलरी, उसके
प्रॉफिट्स वगैरह पे इंपोज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो इंपोज होता है वो गुड्स या सर्विसेज पे होता है। सो फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी इंपोज होगा। इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन पे नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स द बर्डन इज ऑन द पर्सन ऑन हुम टैक्स इज इंपोज। मेरे ऊपर टैक्स इंपोज हुआ है, मेरे ही पॉकेट से जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर, बर्डन इज ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर मैं जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा हूं उस पे इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होता है, तो मैं अल्टीमेट कंज्यूमर से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को दूंगा। सर, इन डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा हूं वो भी बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स सर रिग्रेसिव इन नेचर होता है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई बहुत रिच पर्सन है, चाहे कोई बहुत पुअर पर्सन है, इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है। इट इज सेम फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि बहुत रिच पर्सन है तो उसके लिए ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है, नहीं बाबा, इनडायरेक्ट टैक्स इज सेम फॉर ऑल, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद आता है डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब जो अर्लियर टैक्स सिस्टम था, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण जीएसटी को लाना पड़ा। नंबर 1, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था। नंबर 2, सैंडवेट क्रेडिट नहीं मिल रहा था ट्रेडर्स और डीलर को। बेसिकली जब वो कोई मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदते थे, मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता था, और ट्रेडर और डीलर कभी भी एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं होते थे, उनको एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट कभी मिलता ही नहीं था। जब क्रेडिट नहीं मिला तो वो कॉस्ट में जुड़ जाता था और कॉस्ट बढ़ जाती थी, और उसपे अलग जो वैट, सर्विस टैक्स वगैरह थे वो चार्ज होते थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट फिर से आ रहा था। डन सर, पॉइंट क्लियर है। डबल टैक्सेशन भी हो रहा था और बहुत सारे सेवरल टैक्सेस सब्स्यूम नहीं किए गए थे, लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह। एंड हेंस इन सब प्रॉब्लम से आगे आने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है व्हाट आर द वेरियस फीचर्स। जीएसटी के बहुत सारे फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स है सर? जीएसटी एक टैक्स है। पहला सर, जीएसटी इज ए टैक्स। सेकेंडली, जीएसटी एक टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। थर्डली, जीएसटी इज ए कंजम्पशन टैक्स। कंजम्पशन टैक्स मतलब अल्टीमेट बियर बर्डन वही करेगा, मींस अल्टीमेट बर्डन वही बियर करेगा जो टैक्स का जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विस को, वो टैक्स का बर्डन बियर करेगा। इट्स ए वैल्यू एडेड टैक्स, इट्स ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि अल्टीमेट जो टैक्स है वो टैक्स का कलेक्शन उसी गवर्नमेंट के द्वारा होगा जहां जिस स्टेट में वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं। तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगर गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम हो रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने कर्नाटका से सप्लाई किया, कंज्यूम हो रहे हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। उसके बाद आता है जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। बेसिकली जो वैल्यू एडिशन का प्रिंसिपल था इन वैल्यू एडेड टैक्स, वो जीएसटी में भी फॉलो किया गया है। जब भी आप वैल्यू एडिशन करोगे अपने गुड्स में, जब भी आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो, जब भी आप कुछ वैल्यू एडिशन करोगे, तो उस वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करती है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। देखिए बाबा, ये सब मेरे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। डन सर। बेनिफिट्स इन डिटेल मतलब थोड़ा इन डिटेल। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सर, जीएसटी का बेनिफिट क्या हुआ? जब पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया, तो क्या क्या बेनिफिट है? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। सर, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बूस्ट हो गया। सर, एनहांस इन्वेस्टमेंट। बाहर से कंट्रीज से लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में कंपनीज वगैरह खोल रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस नहीं है, सिर्फ एक टैक्स है जीएसटी। एंड हेंस मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंडिया के बाहर से, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। टैक्स ऑन टैक्स जो इफेक्ट था वो चला गया। कैस्केडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब सर, पहले मेरे को वैट के कंप्लायंसेस भी करने पड़ते थे, सर्विस टैक्स के कंप्लायंसेस भी करने पड़ते थे। अब बाबा आपको एक ही लॉ के अंडर कंप्लायंसेस करने हैं, क्योंकि अब लॉ टैक्स है सिर्फ जीएसटी। ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हो गए हैं विद ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो ऑटोमेटेड हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड्स सारे ऑटोमेटेड हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का बहुत यूज किया गया है जीएसटी में। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट।
जो भी कंप्लायंसेस थे, अब अगर आपको सिर्फ एक ही लॉ के अंडर कंप्लायंसेस करने हैं तो आपके कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो गए। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, जो स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको भी बेनिफिट हो गया, क्योंकि जीएसटी आने के बाद अगर आप देखोगे सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख का लिमिट दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो अप टू 40 लाख उनको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर स्मॉल ट्रेडर है, अप टू 40 लाख रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है और कोई टेंशन भी नहीं है कि सर रिटर्न फाइल करना है, पेमेंट वगैरह करना है, तो टेंशन कम हो गया। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, बहुत सारे टैक्सेस थे चले गए, डबल टैक्सेशन था चला गया, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। उसके बाद ये पॉइंट है सेंट्रल टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड, स्टेट टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड एंड द टैक्सेस विच आर नॉट सब्स्यूम्ड। तो ये पॉइंट मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस जो चले गए, व्हाट आर द वेरियस स्टेट टैक्सेस जो चले गए, व्हाट आर द टैक्सेस जो नहीं गए। ये एक सी ग्रेडेड काइंड ऑफ क्वेश्चन की तरह आपको एग्जाम में दिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। सेंट्रल टैक्सेस कौन से चले गए? सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चला गया, सर सर्विस टैक्स चला गया, सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो अंडर कस्टम्स लगता था वो भी चले गया, सर सेंट्रल सेल्स टैक्स चला गया, सरचार्ज एंड सेस चला गया। फॉर एन एग्जांपल, सर्विस टैक्स में पहले लगता था कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, अरे सर्विस टैक्स चला गया तो स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस वगैरह सब भी चले गए। स्टेट टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड, सर जो स्टेट के टैक्सेस थे कौन से चले गए? अगर कोई स्टेट का सरचार्ज था, कोई स्टेट का सेस था, चले गया। एंटरटेनमेंट टैक्स चला गया, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी, लोकल म्युनिसिपैलिटी लगाती थी वो अभी भी लग रहा है। एंटरटेनमेंट टैक्स चला गया, बट एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी, लोकल म्युनिसिपैलिटी लगाती थी वो अभी भी लग रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग जो अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी अब चला गया, अब जीएसटी लगेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स चले गया, परचेज टैक्स चला गया, वैट एंड सेल्स टैक्स चला गया, लग्जरी टैक्स भी चले गया। अब क्या लगेगा? ये जो टैक्सेस चले गए इनकी जगह लगेगा जीएसटी। एक पॉइंट का आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, कौन से टैक्सेस नहीं गए। 1 मार्क का एमसीक्यू, 2 मार्क का एमसीक्यू, बैड लक बहुत बैड होगा तो पूछ लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। सर क्या क्या टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी, मतलब कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए हैं? पहला पॉइंट, बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुआ है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रहा है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाते थे अभी भी लग रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स जो प्रॉपर्टीज वगैरह पे लगता है वो अभी भी लग रहा है। स्टैंप ड्यूटी जब आप कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर वगैरह कराते हो तो लग रहा था, वो भी अभी लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रहा है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी लग रहा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन एचपी मैन, एचपी मैन क्या होता है सर? एच फॉर हाई स्पीड डीजल, देखिए बाबा एच पी मैन, ध्यान रखिएगा, एच फॉर हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, पी फॉर पेट्रोलियम क्रूड, एम फॉर मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट मतलब होता है पेट्रोल, ठीक है सर। ए फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड एन फॉर नेचुरल गैस। बाबा एक पॉइंट मैं बोल देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा, ये जो नोट्स है ये मैं सीए रमेश सोनी rameshsoni.com में आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना है, उसमें सीए फाइनल May 22 फोल्डर है, उसमें मैं क्लासरूम नोट्स बोल के ये नोट्स डाल दूंगा जो मैं क्लासरूम में लिख रहा हूं। आपको बस क्लास में एंजॉय करना, आराम से रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए। डन सर। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी लग रहा है। कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? जल्दी जल्दी मेरे साथ। हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लग रहा था एचपी मैन पे वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद आता है डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। सर इंडिया ने डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी अडॉप्ट किया है। सर ये डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी क्या होता है? जब भी एक ट्रांजैक्शन इंडिया में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाएगी उसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाएगी उसको हम बोलते हैं एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है तो यूटीजीएसटी भी लेवी होगा, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी, जो बोथ द गवर्नमेंट टुगेदर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर लेवी करते हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी व्हिच इज इंपोज्ड कंकरेंटली।
बाय द सेंटर एंड द स्टेट। बाबा आपको ये लॉ का वर्डिंग्स भी पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में जब लिखोगे ना तो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो इतने मार्क्स नहीं आएंगे, आपको लॉ की लैंग्वेज छोटी मोटी यूज करनी पड़ेगी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। जीएसटी लेविड बाय द सेंटर इज नोन एज सीजीएसटी, लेविड बाय द स्टेट और यूटी विल बी नोन एज एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। उसके बाद आता है पॉइंट जीएसपीज एंड एएसपीज। सर ये जीएसपी एंड एएसपीज क्या होता है? यहां देखिए, ये होते हैं जीएसपीज, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ये बेसिकली होते हैं आईटीएस कंपनीज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, जिनको जीएसटीएन अपॉइंट करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने अपॉइंट किया है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स को। फॉर एन एग्जांपल, रिलायंस बोलता है कि मेरे को अपने 1 लाख इनवॉइसेस का डेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बेसिकली gst.gov.in में फीड करना है। तो जीएसपीज क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो रिलायंस का सॉफ्टवेयर से डेटा पुल करके पुश कर देगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बेसिकली gst.gov.in में। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको डेटा फीड इन करना है। रिलायंस बोल रही है मेरे को इतना तकलीफ होगा, 1 लाख इनवॉइसेस का डेटा डालना है, तो मैं क्या करूं? तो जीएसपीज क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बना के रिलायंस को दे देंगे, ताकि वो सॉफ्टवेयर के हेल्प से रिलायंस क्या करेगा, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर पुल करेगा डेटा और पुश कर देगा gst.gov.in में, और रिलायंस को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यहां पे जीएसपीज का रोल आता है। अब समझ लीजिए जीएसपीज सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हैं, तो जीएसपीज क्या करते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का हेल्प ले लेते हैं। ये क्या होते हैं सर, ये एप्लीकेशन बना देते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो बनाना था जीएसपीज को, ये क्या करते हैं, एएसपीज से बनवा लेते हैं। तो रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस के बेसिकली अब एएसपी क्या करता है, एएसपी रिलायंस के इधर से जो सॉफ्टवेयर बनाएगा एएसपी, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रिलायंस के यहां से डेटा पुल करेगा और gst.gov.in में पुश कर देगा। लेकिन यहां पे एएसपी किसके बीच में है सर, एएसपी जीएसपी और रिलायंस के बीच में आ रहे हैं। बेसिकली टैक्स पेयर और जीएसपी के बीच में आ गया एएसपी। अब इंस्टेड ऑफ जीएसपी प्रिपेयरिंग ए सॉफ्टवेयर, जीएसपी अब सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, आप कौन बना रहा है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। यस सर, पॉइंट क्लियर है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द जीएसटीएन होता है एएसपी, बिटवीन द टैक्स पेयर एंड जीएसपी होता है एएसपी। डन सर, पॉइंट क्लियर है, यही यहां पे लिखा हुआ है। ये जीएसपी क्या होता है, जीएसपीज आर आईटी, आईटीएस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसको अपॉइंट किया किसने, जीएसटीएन ने, टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर द टैक्स पेयर टू इंटरेक्ट विद जीएसटीएन। ये क्या करते हैं सर, ये फैसिलिटेट करते हैं टैक्स पेयर्स इन अपलोडिंग इनवॉइसेस एंड फाइलिंग रिटर्न। सो जीएसपीज क्या करते हैं, टैक्स पेयर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपना रिटर्न वगैरह gst.gov.in में आराम से लगा पाए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ये लोग क्या करते हैं, जीएसपीज कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। माइट बी रिलायंस के लिए अलग यूज होगा, नीड होगा, रिलायंस का अलग नीड होगा, टाटा का अलग नीड होगा, उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जीएसपीज टेक द हेल्प ऑफ एएसपीज। जीएसपी क्या करते हैं, कभी कभी जब सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते तो वो एएसपीज का हेल्प ले लेते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का, जो एप्लीकेशन बना के जीएसपीज को देते हैं। तो यही बोला गया यहां पे, GSPs act as a link between taxpayer and GSTN. ASPs act as a link between the taxpayer and the GSP. ASP क्या करता है, link between the taxpayer and the GSP. Done sir, point clear है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस एम्पावरमेंट। सर ये क्रॉस एम्पावरमेंट क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने जीएसटी कम पे किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो सर मेरा जो ऑफिसर है, जो सीजीएसटी ऑफिसर है, अगर मेरा ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर है, तो वो जब मेरे को ऑर्डर पास करेगा कि सर आपने टैक्स कम पे किया है, तो वो मेरे को विथ रेस्पेक्ट टू सीजीएसटी तो करेगा ही। और मेरा जो ऑफिसर है, ऑफिसर्स आर क्रॉस एम्पावर्ड, कि एक बंदे के पास दो दो ऑफिसर रिकवरी करने नहीं जाएंगे, कि सीजीएसटी ऑफिसर सीजीएसटी का रिकवरी कर रहा है, एसजीएसटी ऑफिसर ऑर्डर इशू कर रहा है एसजीएसटी के लिए। नहीं बाबा, एक पर्सन को दो दो ऑफिसर नहीं पकड़ेंगे। अगर मेरा ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर है, तो वो जब ऑर्डर पास करेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू सीजीएसटी भी कर देगा, और उसको क्रॉस एम्पावर कर दिया गया है कि आप ही एसजीएसटी का ऑर्डर भी पास कर दीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू द एसजीएसटी अमाउंट। यही है क्रॉस एम्पावरमेंट, कि प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट ऑथराइज्ड टू एक्ट एज प्रॉपर ऑफिसर अंडर एसजीएसटी आल्सो। सर if proper officer under CGST issues an order, so अगर मेरा ऑफिसर CGST ऑफिसर है और उसने एक ऑर्डर इशू किया है with respect to CGST, he shall issue with respect to SGST also। और फॉर एन एग्जांपल, मेरा ऑफिसर SGST ऑफिसर है, तो वो जब मुझे ऑर्डर देगा तो विथ रेस्पेक्ट टू SGST भी देगा, विथ रेस्पेक्ट टू CGST भी वही ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा। क्यों सर? क्योंकि ऑफिसर्स आर क्रॉस एम्पावर्ड। डन सर, पॉइंट क्लियर है। फर्दर, अगर मेरा ऑर्डर पास किया है सीजीएसटी ऑफिसर ने, तो मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील में जा रहा हूं, तो मेरे को जाना पड़ेगा सीजीएसटी
वाले ऑफिसर के पास ही अपील के लिए। आई कांट गो टू एन एसजीएसटी ऑफिसर और उसको बोलूंगा कि सर मेरा अपील सुनिए, नहीं। अगर मेरा ऑर्डर पास किया एक सीजीएसटी ऑफिसर ने तो अपील के लिए भी जाना पड़ेगा सीजीएसटी वाले रूट में ही। यही बोला है, इफ ऑर्डर इज पास बाय ए प्रॉपर ऑफिसर अंडर सीजीएसटी, अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन भी लाई करेगा विद दी प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी ओनली। उसके बाद आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स देखोगे इन दी कंट्री तो इंट्रास्टेट ट्रेड है, इंटरस्टेट ट्रेड है। सर इंट्रास्टेट क्या होता है? इंट्रास्टेट मींस जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो ध्यान रखिएगा वो होता है इंट्रास्टेट सप्लाई। और इंट्रास्टेट सप्लाई पे हमेशा लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर इंट्रा यूटी है तो सर उस पे लगेगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सर ये इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? इंटरस्टेट सप्लाई मतलब जब भी सप्लाई हो रहा है टू डिफरेंट स्टेट में, टू डिफरेंट यूटी में, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट्स में है, दो डिफरेंट यूटी में है, एक स्टेट में है, एक यूटी में है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट। या समझ लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है जहां पे सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट कंट्रीज में है, मतलब सप्लायर दूसरी कंट्री में, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी कंट्री में, तो बाबा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेसिकली आ जाता है। तो उसके लिए बोला गया है कि उस पे लगेगा आईजीएसटी, उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं और उस पे लगेगा आईजीएसटी। मोर डिस्कशन ये जो है इसका हम करेंगे नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर में। डन सर। अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया को डिवाइड किया गया है, इंडिया को डिवाइड किया गया है सर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर 8 यूनियन टेरिटरीज का बात करोगे तो आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज 3 यूनियन टेरिटरी होती है, दिल्ली, पौंडी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सर दिल्ली, पौंडी एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर है, एंड ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर अगर है तो उसको जीएसटी में स्टेट माना जाता है, एंड हेंस जीएसटी में है टोटल 31 स्टेट। ध्यान रखिएगा इन स्टेट्स में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद आता है 5 यूनियन टेरिटरीज जो रिमेनिंग है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियो, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद है लद्दाख एंड चंडीगढ़। जब भी यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस पे हमेशा लगेगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। उसके बाद आता है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखिएगा एक मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर वेरियस गुड्स एंड सर्विस फॉर एन एग्जांपल एल फॉर एचसी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब सेल करते हैं विद इन द स्टेट तो वैट, आउटसाइड द स्टेट तो सीएसटी। सर एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, बाबा सब मेरे साथ, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस पे लगेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल होता है विद इन द स्टेट तो वैट, आउटसाइड द स्टेट तो सीएसटी। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल होने पे लगता है जीएसटी। डन सर। ओपीएम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स वगैरह पे हमेशा जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंड जब भी सेल होता है सर पौंडी शॉर्ट नेम है या फिर बाबा नहीं पुडुचेरी लिखना एग्जाम में, पौंडी मत लिखना, बैड मैनर्स, एग्जाम में लिखिएगा पुडुचेरी। डन सर। उसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी, ठीक है सर। उसके बाद आता है अदर आइटम्स। अदर आइटम्स के लिए स्टेट एक्साइज, अदर आइटम्स मतलब और कुछ अगर इन चार आइटम को छोड़ के है तो उस पर हमेशा लगेगा जीएसटी, जीएसटी एंड जीएसटी। डन सर। पॉइंट क्लियर है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, कहीं पूछ ले, ध्यान रखिएगा कि अल्कोहलिक लिकर पे क्या टैक्स लगता है अब, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है सर। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 265, ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए लॉ होना जरूरी है। तो अगर कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए लॉ होना जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल जीएसटी कलेक्ट करना है तो जीएसटी के लिए जीएसटी का लॉ होना जरूरी है। वही बोला है नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स इंपोज नहीं हो सकता या कलेक्ट नहीं हो सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स के लिए लॉ होना जरूरी है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 245, ये बोलता है अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो वो लगेगा, वो एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर, एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाती है तो वो एप्लीकेबल होगी टू दैट स्टेट। अब समझ लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बना दिया और पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया तो उधर फाइट हो जाएगा सेम टॉपिक पे अगर बना दिया। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला इन आर्टिकल नंबर 247 शेड्यूल गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया कि किन टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, बेसिकली पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, किन टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, एंड किन टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ लॉ बनाएगी।
उसमें अगर आप देखोगे 7th शेड्यूल में गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया पावर टू मेक लॉ इन 3 लिस्ट। लिस्ट नंबर 1 सर जिसपे यूनियन लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट जिसमें ये लिखा गया है जो पॉइंट्स जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर लॉ बनाएगी। हाउएवर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आप देखोगे तो टैक्स रिलेटेड कोई भी पॉइंट के लिए लॉ बनाने का पावर बोथ द गवर्नमेंट के पास नहीं है। एंड हेंस गवर्नमेंट वेंट एंड इंट्रोड्यूस आर्टिकल नंबर 246 जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि सर इट प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली। दोनों गवर्नमेंट को एक ट्रांजैक्शन पे जीएसटी साथ में कलेक्ट करना था, वो पावर नहीं था एंड इसीलिए आर्टिकल नंबर 246 ए इंट्रोड्यूस किया गया जहां बोथ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टुगेदर एक ट्रांजैक्शन पे जीएसटी करने का पावर दिया गया। Parliament has exclusive power to make GST law with respect to interstate trade and commerce. So अगर interstate trade and commerce हो रहा है तो उस पे लॉ मतलब IGST एक्ट बनाने का पावर किसके पास चला गया सर? पार्लियामेंट के पास चला गया। और पार्लियामेंट ही बेसिकली लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही IGST कलेक्ट करती है। यस सर, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले में कि आर्टिकल नंबर 269 ए बोलता है IGST shall be levied। कौन इंपोज करेगा? IGST shall be levied and collected by the सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी भी करेगा और कलेक्ट करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब IGST कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे अपना पोर्शन 50% रख लेगा और 50% जहां वो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम हुए हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। एंड देन इट शैल बी अपोर्शन, बेसिकली जो IGST कलेक्ट हुआ है उसको अपोर्शन कर दिया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। डन सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज आर्टिकल नंबर 279 ए जीएसटी काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटा सा पॉइंट पूछ सकते हैं। सर जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है। व्हेन वाज द जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 सितंबर 2016। सर कितने मेंबर हैं? सर कितने मेंबर है? कितने मेंबर? तो सर 33 मेंबर हैं। 33 मेंबर में अगर आप देखोगे, एक है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। सो 2 यूनियन मेंबर्स है। कौन 2 यूनियन मेंबर? वन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन और एक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। और 31 जो स्टेट्स थे, 31 स्टेट्स के 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर या मिनिस्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, वो भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर है। सो बेसिकली 2 यूनियन मेंबर हो गए एंड 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय दैट स्टेट। डन सर। तो 33 मेंबर्स हो गए। ध्यान रखिएगा 33 मेंबर से हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स विल फॉर्म द कोरम। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है अगर एक मीटिंग को करना है? 17, जो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए तभी मीटिंग होगा। कोरम इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं जीएसटी काउंसिल में सर कितने मेंबर हैं? 33 मेंबर्स हैं। इससे हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हैं तो कोरम होगा। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वर रिक्वायर्ड ताकि एक मीटिंग हो। डन सर। 33 मेंबर्स में बेसिकली 2 यूनियन मेंबर है और 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट एंड हेंस 33 मेंबर्स हो गए। डन सर। इन मेंबर्स का वोट का वेट है 33.33%, 1/3 एंड इन मेंबर्स का वोट का वेट है 66.67%। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये 100% हो गया। सर समझ लीजिए एक डिवीजन लेना है। पहले अगर आप देखो तो लॉटरी पे रेट ऑफ जीएसटी 12% भी था और कुछ कुछ लॉटरीज के लिए 28% भी था, बट जीएसटी काउंसिल ने बोला कि क्यों हम 12% रखें, लॉटरी इज अ सिन आइटम और उस पर 28% होना चाहिए और उसके लिए पहली बार वोटिंग सिस्टम यूज किया गया था। अब अगर वोटिंग सिस्टम हो रहा है तो सर 28% का फेवर मतलब अगर मेजॉरिटी चाहिए तो कितने लोग वोटिंग इन फेवर करने चाहिए? तो यहां बोला गया कि अगर 75% वोट आर कास्टेड इन फेवर तब एक डिसीजन लिया जा सकता है। सर ये कैसे होता है? फॉर एन एग्जांपल ये जो 33.33% है, अगर दोनों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं और वोट कर रहे हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं और वोटिंग कर रहे हैं, जितने लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं उनसे आपको डिवाइड करना है। तो फॉर एन एग्जांपल सारे मेंबर्स आए हैं और वोटिंग कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 31 कर लो। अब मिस निर्मला सीतारमन बोली यस आई अग्री, तो कि 28% कर देना चाहिए लॉटरी पे, तो 16.66% इन
फेवर। उसके बाद दूसरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बोला यस आई अग्री, तो अगेन 16.66% कास्टेड इन फेवर। कर्नाटका बोला यस आई अग्री, इट शुड बी इन फेवर। अब 66.67% डिवाइडेड बाय 31 मतलब कितना हुआ सर? मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट सम परसेंटेज हुआ। तमिलनाडु बोला यस 28% कर देना चाहिए, वी आर इन फेवर, अगेन 2% कास्टेड इन फेवर। ऐसे अगर आप देखोगे जब 75% अचीव हो जाएगा तो ही मेजॉरिटी अचीव माना जाएगा और वो डिसीजन लिया जाएगा। यही बोला गया है यहां पे कि मेजॉरिटी फॉर अ डिसीजन इज 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। वेट ऑफ वोट्स ऑफ सेंटर इज 1/3, सेंटर का वोट 3.33% है एंड स्टेट का वोट इज 2/3। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल, क्या क्या फंक्शंस है? टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट्स ऑन टैक्सेस, सरचार्जेस, सेस टू बी सब्स्यूम्ड। कौन से टैक्सेस चले जाएंगे बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी, कौन से सरचार्जेस चले जाएंगे, कौन से सेस वगैरह चले जाएंगे। रेट ऑफ जीएसटी, कौन से आइटम पे क्या रेट लगेगा वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। जीएसटी गुड्स और सर्विस विच आर सब्जेक्ट टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, कौन से गुड्स पे जीएसटी लगेगा, कौन से गुड्स एग्जम्प्टेड रहेंगे, ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, HUMANS, ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर को बोला जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। एवरीवन, H फॉर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। U फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड इज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, M फॉर मणिपुर, ये तीनों को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जाता है। उसके बाद बोला है A फॉर असम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर, डन है। उसके बाद बोला जाता है N इज नागालैंड, नागालैंड इज ऑल्सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट। S फॉर सिक्किम एंड सर त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गए आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इनको बोला जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? स्पेशल प्रोविजन बनाएगी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उसके बाद बोला गया है डेट ऑन विच जीएसटी शैल बी लेविड ऑन एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस पे जीएसटी कब से लगेगा वो भी डिसाइड किया जाएगा बाय द जीएसटी काउंसिल। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, किस स्टेट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन लिमिट रहेगा वो भी डिसाइड किया जाएगा बाय द जीएसटी काउंसिल। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कॉमन पोर्टल। अगर आप देखोगे जीएसटी में gst.gov.in है जो कॉमन पोर्टल है। सर व्हाई इज इट कॉल्ड द कॉमन पोर्टल? उसको कॉमन पोर्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ही स्टॉप सोल्यूशन है, एक ही जगह है जहां आप जाते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट्स वगैरह फाइल करते हो, तो उसको बोला जाता है जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो सर gst.gov.in इज द कॉमन पोर्टल। अब gst.gov.in सारा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, तो इन्होंने ई वे बिल के लिए एक सेपरेट पोर्टल बना दिया, उसको भी हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं, ई वे बिल gst.gov.in। ई इनवॉइस के लिए, ई इनवॉइसिंग के लिए भी इन्होंने एक सेपरेट पोर्टल बना दिया, उसको भी हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं, ई इनवॉइस 1 gst.gov.in, ई इनवॉइस 2 gst.gov.in। ऐसे करके इन्होंने 10 पोर्टल बना दिए हैं और इनको हम बोलते हैं कॉमन पोर्टल। gst.gov.in जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क मैनेज करता है। अगर ई वे बिल है या ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है उसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मैनेज करता है। फंक्शंस ऑफ द जीएसटीएन क्या क्या होता है ये भी छोटा सा पॉइंट पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कंपनी है? सर ये क्या करते हैं? ये फैसिलिटेट करते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी हेल्प करेंगे। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, कितना किस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है वो भी जीएसटीएन नेटवर्क ही डिसाइड करता है। डिसाइड मतलब बेसिकली कैलकुलेशन करता है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क, आपने पेमेंट किया, गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, मैचिंग वगैरह। सर प्रोवाइडिंग ऑफ मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट का मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट होता है, किस स्टेट से कितना कलेक्शन हुआ वो सब भी ये रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फॉरवर्डिंग रिटर्न टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज, जो आप रिटर्न फाइल करते हो वो आपके ऑफिसर को फॉरवर्ड करना, वो भी जीएसटीएन का काम है। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, आपका जो प्रोफाइल है कि सर ये रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहा है टाइम पे, अच्छा बंदा है, वो सब कौन बताएगा? बेसिकली आपका जो प्रोफाइल है उसका एनालिसिस भी करता है जीएसटीएन। डन सर, पॉइंट क्लियर है।
फिर से बोलूंगा सी ग्रेडेड चैप्टर है, 3 मार्क मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है। मेरे को लगता है ये जो टैक्सेस सब्स्यूम्ड नॉट सब्स्यूम्ड ये क्वेश्चन आ सकता है। जीएसपीज एंड क्रॉस एम्पावरमेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। यहां पे आर्टिकल नंबर 279 ए भी इंपॉर्टेंट है एंड कॉमन पोर्टल भी एक बार पढ़ लीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है।